नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। होली के दिन, होली के पवित्र त्योहार के दिन बेगूसराय के पचवीर में दो मासूम बच्चियों का बलात्कार होता है। सामूहिक बलात्कार, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में गैंग रेप कहते हैं। होली जैसे पवित्र त्योहार को उन बच्चियों के साथ दरिंदगी की जा रही थी। हैवानियत उस जगह की जा रही थी जो विद्या का मंदिर था। बेगूसराय का पचवीर इलाका अचानक से सुर्खियों में आ जाता है। सोशल मीडिया पर इन बच्चियों के इंसाफ के लिए आवाज़ उठती है। इस मामले में मैंने जब प्रमुखता से जांच की तो पता चला कि हैवानियत की पराकाष्ठा थी। बलात्कार करने वाले लोग बलात्कार के दौरान उस बच्ची को दांतों से, पत्तियों से, ब्लेडों से काट रहे थे, नोच रहे थे। एक बच्ची की हालात तो ऐसी थी कि उसके गाल का जो मांस का टुकड़ा था, बलात्कारियों ने अपने दांत से उसे काट कर शरीर से अलग कर दिया। बाहर से आप उसके बच्ची के अंदर के दांत और जीभ देख सकते थे। कहीं न कहीं दारू के नशे में पूरी ये दरिंदगी उस दिन की गई थी। लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ उठने के बाद बेगूसराय पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उनका ये कहना था कि दारू के नशे में ये दरिंदगी की गई। मेडिकल कराया गया, बलात्कार की पुष्टि हुई। दोनों आरोपी इस समय गिरफ्तार हैं। 3 अन्य की जांच अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उसकी भी गिरफ्तारी की तैयारी और छापेमारी बेगूसराय पुलिस कर रही है। इसी मामले में पीड़ित परिवार को मिलने के लिए मैं बेगूसराय पहुंचता हूं। बेगूसराय के पचवीर की इन 2 मासूम बच्चियों को बेगूसराय के सदर अस्पताल में रखा गया था। मैं शुक्रवार यानी कि 17 मार्च 2023 को शाम के समय मेरी एक सहयोगी, कानपुर की प्रसिद्ध लेखिका आभा शुक्ला जी और बाकी लोगों के साथ में वहाँ पर सदर अस्पताल में पहुँचता हूँ। जैसे ही जिस वार्ड में उस बच्चियों को रखा गया था, उस वार्ड में सुरक्षा कर्मियों से मेरी बात होती है। एक महिला अधिकारी मुझे ये कहती है कि आपको बच्ची से मिलने की इजाज़त नहीं है। जब मैंने उनके वरिष्ठों से बात करने की कोशिश की तो एसडीपीओ बलिया ने, जो कि बेगूसराय से हैं, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, एक बड़े पद पर हैं, उनसे मेरी फ़ोन पर बात कराई गई। मैंने जब उनसे पूछा कि इस परिवार को मैं कुछ आर्थिक मदद करना चाहता हूं, इसके लिए मुझे उस परिवार से मिलना है। इसके साथ ही इस बच्ची की जो स्वास्थ्य की जो इस समय की कंडीशन है, जो स्थिति है, उसको जायज़ा लेना है, ताकि मैं इस बच्ची को यथावत उचित इलाज के साथ प्रशासनिक परमिशन लेकर मुंबई ले जा सकूँ और इस बच्चियों का इलाज वहाँ पर करा सकूँ, ताकि भविष्य में ये अपनी एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सके। जो सदमा इनको लगा है उससे उभरने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन एसडीपीओ बलिया ने मुझे ये बताया कि माननीय न्यायालय पॉस्को कोर्ट ने किसी भी तरह के लोगों को इस परिवार से मिलने की इजाज़त पर पाबंदी लगाई है। कोर्ट ऑर्डर है, हम आपको मिलने नहीं दे सकते। इसके बाद मैंने वहाँ के एसपी साहब से फ़ोन पे बात की, उनको पूरा मामला समझाया कि हम लोग यहाँ पर बच्ची को मदद करना चाहते हैं। बच्ची की माँ और बच्ची उस समय उस वार्ड में थी, जिसके बाहर पुलिस ने बाकायदा बढ़िया बंदोबस्त किया हुआ था, जिसकी मैं प्रशंसा करना चाहूँगा। किसी भी तरीके को लोगों को अंदर जाने की मनाही थी। ये इसलिए था कि मेरे विजिट के पहले, मेरे वहाँ पर भेंट देने से पहले 2 से 3 दिन पहले वहाँ पर कुछ लोगों का हुजूम आया, जिन्होंने अपने आप को एक एनजीओ का सदस्य बताया, किसी ने अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताया। इसी दौरान पप्पू यादव जी भी वहाँ पर पहुँचते हैं। गलती ये हुई थी उस दौरान कि 6 साल की जो बच्चियाँ थी, जो गैंगरेप की पीड़िता थी, दरअसल ये पॉस्को का मामला था। उस दौरान पे बच्ची की जो पहचान है, उसके परिवार की जो पहचान है, वो गुप्त रखी जाती है। ये जब तमाम लोग जब उस दौरान उस बच्ची के हालात के लोग कर वहाँ पर उसको देखने पहुँचे थे, तो उन तमाम लोगों ने वहाँ पर उस बच्ची के साथ में, उनके परिवार के साथ में वीडियो बनाए, फ़ोटो बनाए और उसकी जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ थी वो सोशल मीडिया पर डाल दी गई, जो कि उस बच्ची के निजता का हनन था। कहीं न कहीं उसकी जो पहचान थी उजागर करने की एक कोशिश थी, जिसको देखते हुए माननीय न्यायालय ने कोर्ट के आदेश दिए कि किसी को भी मिलने की अब ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर पाबंदी लगाई जाए। अगर कोई इंसान मिलना चाहता है तो वो कोर्ट में आकर परमिशन लेकर मिल सकता है। हालांकि मुझे किसी भी तरह की कोई प्रति कोर्ट के ऑर्डर लिखित में नहीं दिखाए गए, लेकिन एक एसपी के पद पर बैठा हुआ आईपीएस अधिकारी एसडीपीओ बलिया का अगर ये कहना है तो मैंने उसको मान्य करते हुए, उनको सम्मान्य करते हुए, उनको धन्यवाद करने के बाद मैं वहाँ से बिना मिले ही निकल जाता हूँ। बिहार बेगूसराय के पचवीर
जाने के लिए जब मैं निकलता हूँ तो मुझे पुलिस बंदोबस्त द्वारा रोका जाता है। ये कहा जाता है कि आपको सहयोग करना पड़ेगा और पुलिस स्टेशन चलकर आपकी पूरी जानकारी हमें देनी होगी। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर कोई विवाद करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कुछ आर्थिक मदद करना चाहता हूँ जिसके लिए मैं इस बच्ची से मिलना चाहता था। संतोषजनक जवाब मिलने के बाद वो मुझे अपनी आगे की यात्रा करने के लिए इजाज़त देते हैं। लेकिन ये सारा जो खेल था, ये सारा जो माहौल था, वो मौखिक था। कहीं पर भी कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई, कहीं पर भी कोई दस्तावेज नहीं बनाए गए, न उसकी प्रक्रिया की गई। मैं आगे पचवीर की तरफ निकलता हूँ। बीच में एक घर था जहाँ पर मेरे लिए बैठने की व्यवस्था की गई थी। जब मैं वहाँ पर था तो वहाँ पे लड़की के परिजन आ जाते हैं, उनके वहाँ उनको बुला लिया जाता है, क्योंकि जब मैं अस्पताल पहुँचा था तो पचवीर के मुखिया भी उस समय वहाँ पर थे। ये सारी जानकारी उनके समक्ष हो रही थी। मुखिया जी भी मेरे साथ उस बीच में जहाँ रास्ते के दौरान हम लोग बैठे थे वहाँ पर वो भी आते हैं। तमाम गांव के लोग पचवीर के जमा होते हैं। हम तमाम लोग आपस में केस के संबंधित पूरी चर्चा करते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि जो आर्थिक मदद मैं करना चाहता था वो सीधे बच्ची के माताजी के हाथ में करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है एक बिटिया के करीब सबसे ज़्यादा करीब उसकी माँ होती है। तो मैं चाहता था कि जो आर्थिक मदद जाए वो सीधा बच्ची के इलाज में, उसकी परवरिश में, उसके खान पान में और उसके सेहत पर ध्यान में खर्चा हो, जिस कारण उस समय मैंने ये आर्थिक मदद नहीं की। लेकिन मैंने मुखिया जी के सामने, यहाँ तक कि जो बलात्कार पीड़िता थी उसके पिताजी को मैंने कहा कि आप अपने बैंक का अकाउंट डिटेल्स मुझे दे दीजिए, ये जो आर्थिक मदद मुझे करना है मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर वो आपको सूचित कर दूंगा। सारे लोगों ने भोजन किया। उसके बाद पचवीर न जाते हुए मुझे प्रशासनिक आदेश मिला कि आपको पटना वापस जाना है। मैं तुरंत वहाँ से निकलता हूँ और पटना पहुँचता हूँ। 19 मार्च 2023 को रविवार के दिन दोनों पीड़िता के बैंक अकाउंट में करीबन 49 हज़ार रुपया डिपॉजिट किया गया। आपके स्क्रीन पे ये जो 2 स्लिप दिख रही है, उन दोनों बच्चियों को 49 हज़ार रुपये के कैश डिपॉजिट SBI के पटना ब्रांच के शाखा से किया गया है, जो कि शाम को 5:30 की है। दोनों बच्चियों को लगभग 50 हज़ार रुपये के जो मैंने एक वादा किया था वो उसको पूरा करते हुए मैं पटना पहुंचता हूं। यह आर्थिक मदद उस अकाउंट में पहुंचने के बाद पचवीर के डॉक्टर मुस्तफ़ा जी के उपस्थिति में पीड़ित बच्चियों की दोनों माताएं मुझे धन्यवाद करती हुई एक वीडियो संदेश भेजती हैं। विनय दुबे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे के लिए भरण पोषण के लिए आपने भेज दिया। कल मैंने आ गया है, स्लिप निकाल के कल पैसे का हम भेज दूँगा। विनय दुबे जी, बहुत बढ़िया कि आपका शुक्रिया है कि बच्चे के लिए कि भरण के लिए कि दवाई इलाज के लिए जो पैसा भेज दिया, ऊपर वाला आपको जो प्रक्रिया करेगा सेहत समंग तंदुरुस्ती में आपको फलियत देगा, कमाई में आपको बरकत देगा। ये दोनों परिवार जो पीड़ित परिवार हैं, दोनों पीड़ित बच्चियां हैं, उनकी माता जी हैं। मैं इनके चेहरे में आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उस परिवार के निजता का हनन होगा। उनकी जो प्राइवेसी है वो नहीं रह जाएगी। पोस्को का मामला है, मैं नहीं चाहता किसी भी तरीके से इन बच्चियों की जो पहचान है वो उजागर हो। एक दूसरा मामला मुझे पटना में रहते हुए ही समझ में आता है। CNRC के दौरान एक नौजवान युवक को गोली लगती है। रीढ़ की हड्डी पे गोली लगने के कारण उसका बॉडी पैरालाइज हो जाता है। मैं उसके घर पहुंचता हूं, तमाम सारे हालातों की जानकारी लेता हूं, दस्तावेज़ों की जानकारी लेता हूं, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला तमाम देश के जनता के सामने रखना चाहिए, क्योंकि परिवार जो था बहुत ही कमज़ोर स्थिति में था, उसे मदद की ज़रूरत थी। मैंने अपना मोबाइल निकाला, वहाँ पर मैंने एक वीडियो शूट किया। वो वीडियो को मैंने अपने पेज द विनय दुबे और यूट्यूब चैनल पे इसको अपलोड किया। अब तमाम लोगों ने आगे आकर इस परिवार को आर्थिक मदद की। कल जब मैं इस परिवार को फ़ोन करके हालचाल ले रहा था, उस दौरान मैंने पूछा कि क्या आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद आपके बैंक अकाउंट में आई है, तो उन्होंने मुझे अपना पासबुक भेजा। आपके स्क्रीन पे ये जो पासबुक दिख रहा है, इसमें से कुछ पैसे उनके पास पहले से थे, बाकी आप तमाम लोगों ने सीधे उनके अकाउंट में पहुंचाकर इस बच्चे की बीमारी को इलाज के लिए आपने मदद की है। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं। जी हाँ,
मनीष कश्यप जिस समय गिरफ्तार हुआ उस समय मैं पटना में ही था। दोपहर में सवेरे गिरफ्तारी होती है और मुझे शाम को पटना विश्वविद्यालय बुलाया जाता है। वो कह रहे थे कि जिस तरह से आपने इस फर्जी पत्रकार और इसकी जो गलत मंशा को आपने देश के सामने रखा वो काबिल तारीफ़ है। हम आपका सम्मान करना चाहते हैं और एक मिठाई की जो खुशियाँ बांटी जा रही थी उसमें आपको हम आमंत्रित करना चाहते हैं। मैं शाम के समय पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल प्रीमाइसेस में पहुंचता हूं। बहुत सारे छात्र वहां पर पहले से बैठे हुए थे। आपके बगल में ये जो वीडियो चल रही है ये उसी पटना के दौरान है जिस दिन मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होती है। लोगों के अंदर एक अलग ऊर्जा थी। वो इस बात से खुश थे कि तमिलनाडु और बिहार को आपस में लड़ाकर जिस तरह से उन्होंने मनीष कश्यप ने इस देश को विभाजित करने का एक भ्रम चलाया, एक षड्यंत्र रचा, उसको हम जैसे लोगों ने उसे फेल किया। उस समय मैं पटना में मौजूद था। इसकी खुशी एक अलग तरीके से लोगों ने मिठाइयाँ देकर, माला पहनाकर अपनी तरफ से एक धन्यवाद ज्ञापन मुझे किया। मैं उन तमाम लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने पटना विश्वविद्यालय में एक कैंपस के अंदर मुझे बुलाकर ये सम्मान दिया। एक सामाजिक कार्यकर्ता का ये फ़र्ज होता है कि जब भी समाज में गलत हो बेखौफ बेनिडर होकर इस तरह की चीज़ों को जनता के सामने एक्सपोज करें। बहुत सारे लोगों ने मुझे गलत समझा, बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियाँ दी, लेकिन जब आज पुलिस जांच के दौरान में, पुलिस रिमांड के दौरान में मनीष कश्यप की जांच की जा रही है तो जो तथ्य मैंने अपने वीडियो में आपको 15 दिन पहले बताए थे वो सारे तथ्य अब सामने निकल के आ रहे हैं। माह रमज़ान चल रहा है। लगातार मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हज़ारों की संख्या में मदद के लिए मैसेज आ रहे हैं। उसमें ये बताया जा रहा है कि हम किस तरह से एक काम छूटने की वजह से या किसी भी तरह से आर्थिक तंगी में चल रहे हैं। परिवार जो है वो रोज़ा इफ्तारी पानी पीकर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के माहौल में उन तमाम मुसलमान भाइयों को हमें आगे आकर मदद करने की ज़रूरत होती है। अभी तक करीबन 1300 के आसपास मैसेजेस केसेस मेरे मोबाइल पे आए हैं जिस पे लोगों ने आर्थिक मदद की मांग की है। ये मदद कोई बड़ी अमाउंट की नहीं है, 30 रुपये से शुरू होकर 500 और 1000 रुपये की है। सोचिए 30 रुपया एक वो रकम है जो आसानी से कोई भी कमा सकता है, लेकिन आज हालात ये हैं, लोगों की आर्थिक इतनी तकलीफ़ें हैं कि वो इस तरह की चीज़ों को लेकर किसी से मदद के लिए मैसेज मांग रहे हैं। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। हालात ख़राब होते हैं तो ये परिस्थितियाँ जायज़ है। ये हम सब की जिम्मेदारी होती है कि उन तमाम कमज़ोर वर्ग, उन तमाम जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आगे आकर मदद करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी मैसेज मुझे मिले जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे 10,000 रुपये आप दे दीजिए, 20,000 रुपया दीजिए, किसी ने कहा आप दुकान खुलवा दीजिए, किसी ने कहा आप नौकरी दे दीजिए। तो मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, भाई साहब अगर मैं आपको इकलौता 10,000 रुपया भेज दूँगा, शायद वो हज़ार रुपये में 10 अलग अलग परिवारों को राशन जा सकता है, उनको भोजन सा सकता है। कृपया इस दौरान ख़ास तौर पे माह रमज़ान में इस तरह की चीज़ों को लेकर आप सोच न बनाएं। मेरी प्राथमिकता है कि उन ज़रूरतमंद लोगों तक कैसे भी कर एक निवाले का बंदोबस्त किया जाए ताकि वो परिवार भूखा ना रह जाए, ख़ास तौर पर रमज़ान के इस पवित्र मौके पर। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ 500 रुपये तक की आर्थिक मदद या एक राशन का किट मुंबई के आसपास इलाकों में मैं भिजवा रहा हूँ। कल पहला दिन था, करीबन 120 लोगों तक राशन पहुँचाया गया और करीबन 1,72,000 रुपये उन लोगों को ट्रांसफ़र किए गए जिनके मैसेज मेरे पास पहले से पड़े थे। आप तमाम लोग जो कि मुझे मैसेज कर रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ थोड़ा सा संयम रखें। लिस्ट बड़ी है, लोगों की संख्या ज़्यादा है, हर कोई तक पहुँचने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम पहुँचेंगे ज़रूर। ये वादा है एक भाई का कि आप तमाम लोगों को भले ही देर सवेर आपको आर्थिक मदद, आपकी जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अगर आप भी इस मुहिम में जुड़कर लोगों को मदद करना चाहते हैं तो आप मेरे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और UPI नंबर 9820898898 इस नंबर पर भेज सकते हैं, या बगल में ये जो QR कोड है इसको स्कैन कर आप भेज सकते हैं। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कुछ लोग मेरी इस मुहिम का मजाक भी बना रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ, आप लोग ने आज तक किसी के हाथ में 1 रुपया नहीं रखा, कैसे रखेंगे? आप खुद मांगने की स्थिति में हैं, दूसरों की मदद क्या ही कर लेंगे। मैं पिछले साल भी करीबन 32 लाख रुपए इसी रमज़ान के दौरान सड़कों पर बांटे थे। मेरी कोशिश है इस दौरान 60 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक इस पूरे 30 दिनों तक मैं लोगों तक पहुंचाकर ख़ास तौर पर उनके मुंह में एक निवाले का बंदोबस्त कर सकूं। मेरी इंसानियत, मेरा सामाजिक कार्य इसी तरह चलता रहेगा। आप मेरा मजाक बनाएं, मुझे कमेंट करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे दिखता है तो
वो खुशियाँ जब मैं किसी के हाथ में उनकी मांगी हुई चीज़ को रख देता हूँ, उसके बाद उनके आँख से जो आंसू निकलते हैं, उनके कांपते हाथ जब मेरे सर पहुँचते हैं, तो मुझे इस कायनात की सबसे बड़ी खुशी मिल जाती है। मेरी मदद इसी तरफ चलती रहेगी, आगे भी इसी तरह के मानवीय इंसानियत भरे कार्य मैं करता रहूँगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।